नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। मजे की बात यह है कि इस बार नीतीश ने जवाब एक अनोखे अंदाज में दिया है। नीतीश ने पत्रकारों के जरिए अपना पैगाम बीजेपी तक पहुंचा भी दिया है और कह दिया कि छोड़िए ना, क्या फालतू की बात करते हैं। तो वो कौन सी फालतू की बात है जिस पर नीतीश ने लगभग हाथ झपटते हुए जवाब दे दिया है, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए। सच्चाई है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ भी आ रहा है? क्या एनडीए के तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। क्या फालतू बात चर्चा चल रही है। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे। आप कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उससे हमको क्या लगता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि छोड़िए ना भाई, क्या फालतू की बात करते रहते हैं। क्या चर्चा होती है इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो विपक्ष को एकजुट करने में व्यस्त हूं। दरअसल आज पटना में नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक से पहले पत्रकारों ने एक बार फिर नीतीश कुमार से वही सवाल किया कि क्या वो एनडीए के करीब जा रहे हैं। और यही बात नीतीश को इतनी फालतू लगी और उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में पत्रकारों को जवाब दे दिया। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को लेकर ऐसे सवाल किए गए हों। जब से इंडिया बना है तब से ही लगातार ऐसी खबरें खूब दिखाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं। और अकेले नीतीश ही नहीं, बल्कि कभी ममता बनर्जी, तो कभी शरद पवार, कभी अरविंद केजरीवाल, तो कभी वाम दलों के भी इंडिया को छोड़ने की खबरें खूब फैलाई जा रही हैं। भले ही यह काम मीडिया के जरिए हो रहा हो, लेकिन इसके पीछे दिमाग बीजेपी का ही दिख रहा है। क्योंकि इंडिया के बनने से सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो वो बीजेपी को हुई है। आपको याद होगा ही कि कैसे मोदी ने इंडिया पर तंज कसते हुए कहा था कि सब फोटो खिंचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। हालांकि इंडिया एक ही बना हुआ है और उसमें आपसी विरोध होते हुए भी तो वो सारे लोग आपस में मिल बैठकर अपने मतभेदों को समझौते के बिंदु पर ले आते हैं। इस बारे में रविवार को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने साफ साफ बात भी कही है। आप भी सुनिए। I have not seen the opposition working like this before, where we can sit down on the table and we can say, look, we don't quite agree with you on that, and they can say, well, we don't agree with you on that, and we'll say, okay, so what about this compromise solution? And they're like, absolutely, this works for all of us, right? So there's a great deal of flexibility, and I must tell you, I am very impressed with the flexibility that all the opposition parties are showing, because we understand what is at stake here. What we are not fighting now, a political party. You're fighting right? We are fighting the Indian state. तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इससे पहले विपक्षी दलों को कभी इस तरह एकजुट नहीं देखा। राहुल ने माना कि विपक्षी दलों में थोड़े मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों के कारण इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है, बल्कि सभी दल मिल बैठकर चर्चा करते हैं और किसी समझौते पर पहुंचते हैं। राहुल का कहना है कि सभी दलों ने इस बात को समझ लिया है कि वो कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारत के विचार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल की इस बात से साफ हो जाता है कि अकेले कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, वाम दल, सभी की प्राथमिकता इस वक्त इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने की है, ताकि द आइडिया ऑफ इंडिया को बचाया जा सके। और दूसरी तरफ बीजेपी इंडिया की इस कोशिश को ही तोड़ने में लगी हुई है। इसीलिए कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि इंडिया में दरार पड़ गई है। अभी शनिवार को एनसीपी मुखिया शरद पवार की अहमदाबाद में मोदी के करीबी उद्योगपति मित्र गौतम अडानी से मुलाकात हुई और दोनों की एक साथ तस्वीरें सामने आईं। तब भी बीजेपी ने सवाल उठा दिए और खबरें चल गईं कि इंडिया में दरार पड़ गई है। ऐसी खबरें इसलिए चलवाई जाती हैं दोस्तों, क्योंकि अडानी पर राहुल अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। और ऐसे में अगर शरद पवार ने अडानी से मुलाकात की तो आप समझ सकते हैं। हालांकि यहां एक बात और गौर फरमाने की है, जिस पर गौर नहीं फरमाया गया है, कि अडानी के बहाने राहुल मोदी सरकार की उस आर्थिक नीति पर सवाल उठाते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है या एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। राहुल ने यह कभी नहीं कहा कि वो पूंजीपतियों के खिलाफ हैं, लेकिन वो पूंजी को केवल एक ही हाथों में देने के खिलाफ जरूर हैं, उसके विरोध में हैं। बहरहाल एनसीपी विधायक जयंत पाटिल ने पवार और
अडानी की मुलाकात पर दो टूक जवाब दे दिया है। इस पर आपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक परियोजना थी जहां शरद पवार गए और इसका उद्घाटन किया। शरद पवार ने हमेशा भारत गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की बैठकों में लिए गए फैसलों का समर्थन किया है और दो चीजों को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि गौतम अडानी और इंडिया गठबंधन दो अलग चीजें हैं। इंडिया में टूट की ऐसी खबरें दोस्तों तब भी चलाई गई थीं जब G20 के डिनर में नीतीश कुमार पहुंचे थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस डिनर में नहीं गए थे क्योंकि मोदी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भोज का निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन नीतीश कुमार के जाने से फिर ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि अब इंडिया टूटने वाला है। दरअसल इंडिया की मजबूती बीजेपी के लिए सबसे डरावना सपना है क्योंकि अभी उपचुनाव में बीजेपी इंडिया की मजबूती का नतीजा भुगत चुकी है। यूपी से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जहां भी बीजेपी को मात मिली वहां यही कहा गया कि इंडिया जीता और बीजेपी हार गई। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी ने इस जीत को अपनी जीत नहीं कहा बल्कि इसे इंडिया की जीत कहा। यह बात बीजेपी को और चुभ गई क्योंकि उपचुनाव में पहले भी बीजेपी की हार हुई है, लेकिन इंडिया से हार का पहला स्वाद अभी पिछले उपचुनावों में मिला है और बीजेपी को समझ आ गया है कि इंडिया ऐसे ही मजबूत बना रहा तो फिर विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी हार का कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा और मोदी हार के ख्याल से ही बुरी तरह घबराते हैं। अब तो शिवसेना से संजय राउत ने यह भी पोल खोल दी है कि संसद का नया भवन मोदी ने ज्योतिषियों की सलाह पर बनवाया ताकि उनकी सत्ता बची रहे। अब इस आरोप की सच्चाई क्या है यह तो मोदी ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने मोदी को दो टूक जवाब दे दिया है और जवाब के जरिए बड़ा संदेश पहुंचा दिया है कि वो इंडिया की मजबूती के लिए ही काम करते रहेंगे और एनडीए में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। और अब तो इंडिया की ऐसी मजबूती देखकर दूसरे दलों के नेता भी अलग सुर में बात करने लगे हैं। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ हो गए थे तो उनसे नाराज होकर ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी आरएलजेडी बना ली थी। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नजरिया बदल लिया है। कुशवाहा नीतीश को लेकर कहते हैं कि उनके प्रति मन में कभी दुर्भावना नहीं रही। हमने व्यक्तिगत तौर पर कभी उनकी आलोचना भी नहीं की। उनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। अपनी जान भी हाजिर करने वाले अंदाज में कुशवाहा ने कहा है कि अगर कभी नीतीश को खून की जरूरत पड़ी तो पहला डोनर मैं बनूंगा। नेताओं का यह बदलता नजरिया इंडिया की मजबूती की कहानी कह रहा है दोस्तों, और इंडिया के गठन से लेकर इंडिया को मजबूत करने तक में नीतीश कुमार अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पैनी निगाह बिहार में बीजेपी के पैतरों पर भी है। इसीलिए आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई जो अक्सर मंगलवार को होती है, लेकिन नीतीश अब बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। कैबिनेट की पिछली बैठक में नीतीश ने तालीमी मरकज और टोला सेवकों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करने का फैसला लिया था और इस तबके को अपने साथ कर लिया था। और आज उन्होंने बिहार की आवाम को मुफ्त इलाज का रास्ता खोल दिया है और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके पहले कल नीतीश अचानक राबड़ी देवी के निवास पर पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात लालू जी से तो नहीं हुई, लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से उन्होंने चर्चा की। आपको याद दिला दूं कि अमित शाह ने 16 सितंबर को 6वीं बार बिहार का दौरा किया था और इस दौरान झंझारपुर की सभा में उन्होंने कहा था कि बिहार में चुनाव समय से पहले हो सकता है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्होंने यह बयान हवा में नहीं दिया होगा दोस्तों। बीजेपी जरूर लोकसभा चुनावों के साथ साथ बिहार में कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है, लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसीलिए वो भी अब बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुके हैं और इसकी झलक आज उन्होंने अपने जवाब में दे भी दी है। नीतीश के तेवर से हक्का बक्का रह गई बीजेपी अब इसी उलझन में है कि इंडिया के आगे खुद को कैसे खड़ा करें। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।